हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल में। आज देखिए मैं आपको बता रहा हूं चैप्टर 2 जो एनसीईआरटी में है उसकी प्रश्नावली 2.2, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी देखिए आपको बताया था कि संबंध पे जो क्वेश्चंस है उन पे आधारित है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें लिखा है, मैंने भी लिखा है, देखिए बोर्ड पे एक समुच्चय दिया गया है जिसमें 1 से लेकर 14 तक प्राकृतिक संख्याएं हैं और इस पर परिभाषित एक संबंध, यानी देखिए संबंध जो है ये कैसा है, जो मैंने आपको देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बताया था। समुच्चय ए से समुच्चय बी पर परिभाषित एक संबंध, लेकिन यहां देखिए ऐसा नहीं है। यहां संबंध जो है वो समुच्चय ए से समुच्चय ए पर ही परिभाषित है। यानी देखिए जो मैंने लिखा है इसकी परिभाषा जो दे रखी है एक्स कॉमा वाई, तो यहां एक्स भी बिलोंग करेगा ए को और वाई भी बिलोंग करेगा ए को। ऐसा भी देखिए संबंध हो सकता है, इन्होंने सबसे पहला ही क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि समुच्चय ए से समुच्चय ए पर ही परिभाषित है। ऐसा वैसे देखिए हो सकता है, और नहीं तो ऐसा भी होता है कि एक्स बिलोंग करेगा ए को और वाई किसे बिलोंग करता है बी को, उसे हम कहते हैं समुच्चय ए से समुच्चय बी पर परिभाषित। यहां देखिए ऐसा नहीं है। तो देखिए संबंध जो है एक्स का संबंध वाई से है, इसका मतलब देखिए यही है एक्स इज रिलेटेड टू वाई। लेकिन किस प्रकार, इनमें जो संबंध है वो ये इस समीकरण से प्रदर्शित है, यानी 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। इसे आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं y इज इक्वल टू 3x, यानी y जो है वो x का 3 गुना है, ऐसा भी मान सकती हैं। तो हमें इस संबंध को, ये देखिए लिखा है समुच्चय निर्माण विधि के रूप में। ये चलिए मैं आगे लिख देता हूं, जब भी आपको ऐसे भाषा लिखी हुई मिलेगी इसका मतलब ये है, इसे हम कहेंगे समुच्चय निर्माण विधि। क्योंकि देखिए ये जो क्वेश्चन आपको दिया है ये परिभाषा के रूप में दिया है, उसे हम कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि। हमें लिखना है रोस्टर विधि के रूप में। रोस्टर विधि का मतलब है ऐसे कितने क्रमिक युग्म होंगे जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखें, जो एक्स और वाई हैं वो इसी को बिलोंग करेंगे, क्योंकि ये कंडीशन भी दे रखी है। यानी एक्स इस समुच्चय को बिलोंग करेगा, वाई भी इस समुच्चय को बिलोंग करेगा। तो चलिए पहले मैं x का मान उससे ही स्टार्ट करते हैं। अगर हम x का मान 1 रखें, x का मान अगर हम रखते हैं 1, तो 3 गुणा 1 कितना हो गया 3, 3 माइनस वाई बराबर 0, वाई बराबर 3। चलिए मैं यहां लिख देता हूं, देखिए हमने x का मान 1 रखा तो y का मान कितना आ गया 3। ये मैंने एक ब्रैकेट में दिखा दिया। फिर स्टार्ट करते हैं, चलिए हम x का मान 2 रखें। x का मान मैंने 2 रखा, 3 दूनी 6, तो 6 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 6। देखिए y अभी से बिलोंग कर रहा है। फिर चलिए x का मान 3 रखते हैं। x का मान हमने 3 रखा तो 3 गुणा 3 कितना हो गया 9, तो 9 माइनस वाई इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 9। फिर एक बार x का मान मैंने 4 रखा, 4 गुणा 3 12, तो 12 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 12 आ गया। अब देखिए x का मान अगर हम 5 रखें तो 5 गुणा 3 कितना हो गया 15, तो 15 माइनस वाई इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 15। 15 इसमें नहीं है, यानी अगर मैं x का मान 5 रखता हूं तो y का मान जो 15 आएगा वो इसे बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब वो हम नहीं ले सकते। तो इसमें केवल देखिए 4 क्रमिक युग्म आए, वही देखिए मैं यहां लिखता हूं किस तरीके से लिखना है। 1,3, x का मान देखिए 1, y का मान कितना 3, तो ये देखिए पहला हो गया 1,3। दूसरा 2,6, वो देखिए मैंने लिख दिया ये। तीसरा 3,9 और चौथा हो गया 4,12। ये कंप्लीट, और इसी को हम कहेंगे रोस्टर रूप। ये मैं आगे लिख देता हूं, ये देखिए कहलाएगा रोस्टर रूप। बहुत सिंपल था। अब जब हम क्योंकि रोस्टर रूप लिख चुके तो आपसे कुछ और भी पूछ सकते हैं, चलिए मैं बता देता हूं। एक तो देखिए प्रांत, एक होता है सह प्रांत और एक होता है परिसर। प्रांत यानी कि डोमेन, सह प्रांत यानी कोडोमेन और परिसर यानी कि रेंज।
तो प्रांत का मतलब, चलिए मैंने आपको वैसे बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में भी बताया था, फिर एक बार बता रहा हूं। जब हम किसी संबंध को रोस्टर रूप में लिख लें, उससे बहुत आसानी होगी हमें प्रांत निकालने में, यानी कि डोमेन। जो पहले वाले अवयव हैं वो आप ब्रैकेट में लिख दें। बस ये ध्यान रखें कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। यहां तो देखिए कोई रिपीट नहीं हो रहा है। 1 2 3 4, ये जो हो गया ये हो गया प्रांत। 1 2 3 4 ये आपका हो गया प्रांत। अब आता है, चलिए मैं परिसर बता रहा हूं, क्योंकि मैंने ये बात बोली भी थी, शायद पता नहीं बताई भी थी या नहीं। फलन मैंने बता दिया था, इसमें मैंने नहीं बताया था, लेकिन उससे पहले मैं परिसर बताता हूं। जो ये बाद वाले अवयव हैं, यानी 3 6 9 12, ये मैंने यहां लिख दिए, ये कहलाएगा परिसर। ये भी कंप्लीट। अब आती है सहप्रांत की बात। मैंने देखिए शुरू में जो लाइन बोली थी, समुच्चय ए से समुच्चय ए पर, समुच्चय ए से समुच्चय ए पर परिभाषित। तो सहप्रांत जो होता है ए से देखिए ए पर, मैं एक बार शॉर्ट में देखिए यहां लिखता हूं। मैंने ये लाइन बोली थी कि समुच्चय ए से समुच्चय ए पर, तो जिसके साथ ये पर शब्द लिखा है यानी समुच्चय ए, वो जो होगा वो होता है सहप्रांत। यानी अब समुच्चय ए कितना है, 1 से लेके 14 तक, वो देखिए मैंने यहां लिख दिया, ये कहलाएगा सहप्रांत। प्रांत देखिए पहले वाले अवयव, परिसर बाद वाले अवयव, लेकिन जो सहप्रांत होगा, ये ध्यान रखें, समुच्चय ए से, यहां तो समुच्चय ए पर है, अगर होता है देखिए ए से बी पर, तो जो बी होता वो होता सहप्रांत। तो देखिए मैंने आपको इस क्वेश्चन में ये बात बताई। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो तो आपको मैं होमवर्क में ही दे रहा हूं, बस आप वहां पे ये ध्यान रखें, जो सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है, मैं आपको हिंट दे देता हूं, वैसे बहुत सिंपल है। जो सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है वो ये बात ध्यान रखें, संख्या x जो है वो 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या, वो तो फिर 1 2 3 ही हो गई। तो x के मान जो लेने हैं आपको, केवल कौन कौन से लेने हैं, 1 2 और 3, उसके अलावा कोई नहीं लेना है, वो आप खुद करके देख लें, बहुत सिंपल है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, जो ये थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, इन्होंने यहां पर भी यही बात कही है, समुच्चय ए से देखिए समुच्चय बी पर परिभाषित एक संबंध है। यहां देखिए ऐसा है, जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में भी बताया था, समुच्चय ए से समुच्चय बी पर परिभाषित एक संबंध, वो भी क्या है, देखिए x का संबंध y से तब होगा जब x और y का अंतर वो विषम है। बाकी चीज देखिए वही लिखी है, जहां x तो बिलोंग कर रहा है a को और y किसे बिलोंग कर रहा है b को। अब हमें ये रोस्टर रूप में लिखना है। चलिए इसका प्रांत परिसर वगैरह फिर बता देंगे एक बार। अब मैं आपसे कहता हूं इसे रोस्टर रूप में कैसे लिखें, क्योंकि ये तो समुच्चय निर्माण विधि रूप में है। हम ये देखेंगे x और y, x तो इसमें से लेनी है और y लेनी है इसमें से, लेकिन उनका अंतर विषम होना चाहिए। तो एक बात देखिए आप नोटिस करें, पहले ही दो संख्याओं का अंतर केवल तभी विषम हो सकता है जब उसमें से एक तो सम हो और दूसरी विषम हो। अगर दोनों सम होंगी तो उनका अंतर सम आएगा, विषम आएगा ही नहीं। अगर दोनों विषम होंगी तो उनका अंतर सम आएगा, लेकिन अगर एक सम है और एक विषम है तो उनका अंतर विषम आएगा। इसका मतलब है मुझे संख्या ऐसी लेनी है कि x का मान अगर सम है तो y विषम होगी और x का मान विषम है तो y सम होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए 1 मैंने लिया, तो 1 के साथ कौन सी आ सकती है, देखिए 1 के साथ 4 बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि इनका अंतर कितना हो गया, 3, विषम है। फिर 1 के साथ 6 बिल्कुल ठीक आएगा, एक क्योंकि विषम है और एक सम है। 1 के साथ 9 नहीं हो सकती, क्योंकि इनका अंतर 8 हो गया, सम है। अब आते हैं 2 पे, x का मान अगर 2 है तो 2 के साथ 4 नहीं ले सकते, 2 के साथ 6 नहीं ले सकते, 2 के साथ 9 आ जाएगी। अब आते हैं 3 के साथ, तो 3 के साथ देखिए 4 आ जाएगी, एक सम और एक विषम। 3 के साथ 6 आ जाएगी, एक सम और एक विषम। 3 के साथ 9 नहीं आ सकती, उनका अंतर आप खुद देख लें। अब आता है 5, तो 5 के साथ 4 आ गया, 5 के साथ 6 आ गया, 5 के साथ 9 नहीं आ सकता। आप खुद चेक कर लें, देखिए अंतर सबका विषम है, 3 5 7 1 3 1 1, और कोई होगा ही नहीं। अब इसी क्वेश्चन में मान लीजिए आप ये कहें
वैसे शायद पूछा नहीं था, फिर भी मैं बता देता हूं। इसका प्रांत, सह प्रांत और परिसर। पहले वाले अवयव 1, देखिए 1 दो बार आ रहा है, केवल एक ही बार लिखेंगे। 2 बिल्कुल ठीक, 3 और 5 प्रांत हो गया। परिसर पहले बता देता हूं, तो चलिए परिसर देखें। 4, 6, 9, देखिए 4 भले ही दो बार है, हम एक ही बार लिखेंगे। 6, 9, चलिए यही हो गया परिसर। और आता है सह प्रांत। तो देखिए समुच्चय ए से समुच्चय बी पर परिभाषित है, तो बी पर ही तो परिभाषित है, तो जो समुच्चय बी है वो देखिए सह प्रांत हुआ। अब ये कंप्लीट हुआ। तो देखिए मैंने थर्ड क्वेश्चन भी आपको बताइए। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में एक समुच्चय पी दिया है और एक समुच्चय दिया है देखिए क्यू, और समुच्चय पी से समुच्चय क्यू पर परिभाषित एक संबंध, वो आपको देखिए तीर के चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया है। इसका मतलब 5 का संबंध 3 से है, 6 का संबंध किससे है, 4 से, और 7 का संबंध किससे है, 5 से। यानी अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि इसे हम रोस्टर रूप में लिखें, वो देखिए मैं यहां लिखता हूं। देखिए 5 का संबंध किससे है, 3 से, 5,3। 6 का संबंध किससे है, 4 से, 6,4। 7 का संबंध किससे है, 5 से, 7,5। ये कहलाएगा रोस्टर रूप। लेकिन आपसे देखिए ये तो रोस्टर रूप ही है, अगर आपको ऐसे लिख के दे रहे हैं तो इसका मतलब ही यही है कि रोस्टर रूप है। हमें इसे समुच्चय निर्माण विधि के रूप में लिखना है। कैसे, चलिए वो, क्योंकि इस तरीके का पहला क्वेश्चन है। मान लीजिए पहले वाले जो समुच्चय हैं उसके अवयव को हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं, और जो बाद वाला समुच्चय है उसके अवयवों को हम वाई से प्रदर्शित करें। तो अभी तक देखिए यही लिखते आए हैं, एक्स कॉमा वाई। अब आता है आगे का पार्ट। इनमें कोई ना कोई संबंध है, जो इस चित्र को देख के हमें देखना है कि एक्स और वाई में ऐसा संबंध क्या है। अब आप लोग ये देखें, 5 का संबंध 3 से है, तो इनमें 2 का अंतर है। 6 का संबंध 4 से है, इनमें भी 2 का अंतर है, और 7 का संबंध किससे है, 5 से, इनमें भी 2 का अंतर है। यानी x माइनस वाई बराबर कितना है, 2। ये हर जगह देखिए अप्लाई हो रही है बात। तो यही चीज देखिए संबंध होंगे, जो समीकरण होगी इनमें, यानी इस प्रकार x माइनस वाई बराबर 2, जहां x बिलोंग्स टू p और y बिलोंग्स टू q। और यह आपको लिखा हुआ मिलेगा, समुच्चय p उसमें 3 अवयव हैं, और जो समुच्चय q है उसमें भी 3 अवयव हैं। x देखिए पहले वाले को बिलोंग कर रहा है और y दूसरे वाले को। मेन चीज देखिए ये थी, आपको ये देखना है इनमें संबंध कैसे निकालें, वो आपको देखिए थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है। अब देखिए इसी में आपसे ये कहेंगे इसका प्रांत क्या है, तो ये तो आपको रोस्टर रूप से पता लग रहा है। प्रांत हो गया 5, 6, 7, परिसर क्या हो गया 3, 4, 5, और सह प्रांत वो भी देखिए यही हो गया। क्वेश्चन कंप्लीट। अब आता है देखिए 5वां क्वेश्चन। समुच्चय ए से समुच्चय ए पर ही परिभाषित। अगर आपको केवल एक ही समुच्चय दिया हो तो इसका मतलब यही माना जाएगा कि समुच्चय ए से इसी समुच्चय ए पर परिभाषित एक संबंध आर, वो भी क्या है, अब की बार एक्स और वाई ना लेके इन्होंने ए और बी ले लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए और वाई में, ए और बी में ऐसा संबंध है कि जो संख्या ए है वो संख्या बी को यथावत यानी पूर्णतया विभाजित करती है। यथावत का मतलब पूर्णतया ही होता है। जहां देखिए वही चीज ए और बी दोनों ए को बिलोंग करेंगे। चलिए ये भी संबंध निकालते हैं, ये कैसे निकलेगा। पहले चलिए मैं ए का मान 1 लेता हूं, इसका मतलब है संख्या 1 संख्या बी को यथावत विभाजित करती है। तो 1 से कौन कौन सी कटेंगी, 1 से खुद 1 भी कैंसिल होती है, वो देखिए ये लिख दिया। 1 से 2 भी कैंसिल होती है, 1 से 3 भी कैंसिल होती है, 1 से 4 भी होती है, तो 1 के साथ 4 भी आएगा, और 1 से 6 भी कैंसिल होती है, 1 के साथ 6 भी आएगा। ध्यान रखें बी वही लेनी है जो ए को बिलोंग करे, ऐसा नहीं आपने 5 ले ली, 5 यहां दे ही नहीं रखी है। अब देखिए अगर मैं 2 लेता हूं
तो संख्या 2 से कौन कौन सी, एक तो 2 खुद कैंसिल हो जाएगी, एक 2 से कौन सी कैंसिल होगी, 4 है, और एक 2 से कौन सी कैंसिल, 6 होगी। चलिए ये भी कंप्लीट हो गया। अब 3 से कौन सी कैंसिल होंगी, तो 3 के साथ देखिए 3 खुद भी कैंसिल होगी, और 3 से 6 भी कैंसिल होगी। और अब आती है 4 की बात, 4 से केवल 6 कैंसिल होगी, और कोई तो कैंसिल होगी नहीं, नहीं देखिए गलत, 4 से तो केवल 4 ही कैंसिल होगी, 6 तो नहीं, क्योंकि वो पॉइंट में आंसर आएगा। हाँ 6 से केवल 6 कैंसिल होगी। अब ये बिल्कुल ठीक है। अब आप इसमें खुद देखिए पहचान भी रहे होंगे, जो इसका प्रांत है, अब इसमें 1 कितनी बार लिखा, आप एक ही बार लिखेंगे तो 1, 2 भले ही कितनी बार लिखा हो, केवल एक बार लिखेंगे 2, 3, 4, 6, यही आ गया प्रांत। परिसर तो 1, 2, 3, 4, 6, वो भी यही आ गया, और सह प्रांत तो खुद है ये, तो ये भी देखिए कंप्लीट हो गया। तो ये देखिए मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इस तरीके से लिखा है, जो संबंध आर है उसमें इस प्रकार के क्रमित युग्म में जो आपको दिए हैं x, x क्यूब, और ये x जो है संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। अब आप लोग देखिए यही सोचेंगे, जो x, x क्यूब लिखा है, अभी तक आपने ये पढ़ा था कि x, y, तो यहां y का मान ही x क्यूब है। यहां जो आपको समीकरण अलग से लिख के नहीं दी, या आपको ऐसे भी लिख के दे सकते हैं, जैसे शायद आपको छठे क्वेश्चन में लिख के दिया है x, x प्लस 5, तो वहां y का मान जो है वो x प्लस 5 है, वो आप होमवर्क नहीं करेंगे क्वेश्चन, ऐसा भी देखिए क्वेश्चन लिख के आ सकता है। अब इसका मतलब क्या है, हमें इसे रोस्टर रूप में लिखना है, लेकिन यहां ध्यान रखें जो x है वो संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या तो देखिए स्टार्ट ही 1 से होती है, लेकिन 1 अभाज्य नहीं होती, 1 से बड़ी होनी चाहिए, वो स्टार्ट 2 से होती है। तो देखिए मैंने अगर x का मान 2 रखा तो 2 का घन कितना होता है, 8। देखिए पहला क्रमिक युग्म बन गया। अब मैं अगली अभाज्य संख्या देखिए x का मान वो 3 होगी, क्योंकि 3 अभाज्य है, तो 3 का क्यूब कितना हो गया, 27, ये आ गया। 3 के बाद देखिए अगली अभाज्य संख्या 5 होती है, तो 5, 5 का क्यूब यानी 125। अब 5 के बाद जो अगली अभाज्य है वो 7 होती है, 7, 7 का क्यूब यानी 343। अब 10 से कम जो अभाज्य संख्या है और कोई नहीं होती है, 8, 9 कोई अभाज्य नहीं है, यानी ये आपका रोस्टर रूप हुआ। अब इसी में कहें अगर इसका प्रांत क्या है, तो 2, 3, 5, 7, और जो इसका परिसर है 8, 27, 125, 343, और x तो यहां देखिए प्राकृतिक संख्या ही थी इसीलिए, तो ये आपसे प्रांत और परिसर पूछे, वैसे शायद पूछा नहीं था, मैं इसलिए बता भी नहीं रहा। अब आता है देखिए 8वां क्वेश्चन, समुच्चय A में 3 अवयव हैं और समुच्चय B इसमें 2 अवयव हैं। आपसे ये बात पूछी गई है A से B पर संबंधों की संख्या कितनी होगी, ये बताना है। A से B पर संबंधों की संख्या कितनी होगी, तो मैंने आपको देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बताया था कि संबंध क्या होता है। जो A इंटू बी समुच्चय होता है, A इंटू बी, उसके जितने भी उप समुच्चय होते हैं वो सब संबंध कहलाते हैं। इसका मतलब यह है A इंटू बी के जितने भी उप समुच्चय होंगे वो सब संबंध हैं। तो A इंटू बी, तो पहले तो हमारा काम यही था कि A इंटू बी में अवयवों की संख्या कितनी है, वो तो चलिए मैं यहां सीधे ही लिख देता हूं। उसके लिए ये कोई जरूरी नहीं कि आप A इंटू बी पूरा निकाल के दिखाएं, केवल आप ऐसे भी लिख सकते हैं A इंटू बी में अवयवों की संख्या। अवयव इनको देखिए वही हैं जो क्रमित युग्म होते हैं, क्योंकि A इंटू बी में क्रमित युग्म ही आते हैं। तो A इंटू बी में जो अवयवों की संख्या होगी, A में तो 3 अवयव हैं और B में कितने हैं, 2, 3 दूनी 6। ये तो हमने निकाला कि A इंटू बी में अवयवों की संख्या, अगर आपसे पूछते तो वो 6 अवयव होते। लेकिन अब आपसे क्या पूछा गया है, समुच्चय A से समुच्चय B पर संबंधों की संख्या।
ये कितनी होगी? तो देखिए दोबारा कह रहा हूं, संबंध का मतलब क्या है? जो ये a इंटू बी है, इसका कोई भी उपसमुच्चय वो संबंध होता है। तो अगर इसका हम ये पता लगा लें कि a इंटू बी के कुल उपसमुच्चय कितने होंगे, तो उनकी संख्या जो होगी वही संबंधों की संख्या है। अब आप लोग ये सोचेंगे कि इसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी। ये मैं चलिए आगे भी लिख देता हूं, a इंटू बी के उपसमुच्चयों की संख्या। यह आप याद भी रख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप लोग सोचते हैं, मान लीजिए इसका सूत्र ही हो गया ये। अगर आपसे कभी भी ये कहें कि a इंटू यानी समुच्चय a से समुच्चय b पर संबंधों की संख्या कितनी है, तो आप इसके उपसमुच्चयों की संख्या निकाल के आए। अब उपसमुच्चयों की संख्या के लिए मैंने चैप्टर 1 में आपको सूत्र लिखवाया। अगर किसी समुच्चय में n अवयव हैं तो उसके टोटल उपसमुच्चय होते हैं 2 की पावर n। अब a इंटू बी में कितने अवयव हैं? 6, तो इसके उपसमुच्चय कितने होंगे? 2 की पावर 6 यानी कि 64। ये इसका उत्तर हुआ। ये बहुत सिंपल था कि समुच्चय a से समुच्चय b पर संबंधों की संख्या कितनी है, तो a इंटू बी में जितने अवयव हो तो 2 की पावर n, वही आपका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन लास्ट में दे रखा है, ये a और b दो पूर्णांक हैं, क्योंकि मैंने आपको शायद पहले भी बताया था ये z जो समुच्चय होता है पूर्णांकों के लिए होता है। तो ये a और b दो पूर्णांक है जिसमें माइनस के भी आते हैं, प्लस के भी आएंगे, जीरो भी आएगा। ये a और b आपस में कैसे संबंधित हैं? इनका अंतर जो है वो एक पूर्णांक होना चाहिए। और ये भी ध्यान रखें, a खुद एक पूर्णांक है, b भी खुद एक पूर्णांक है, क्योंकि ये तो लिखी है आगे बात। इनका अंतर भी एक पूर्णांक होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये संबंधित हैं। तो ये तो आप लोग खुद करके देख सकते हैं, कितने भी एग्जाम्पल ले लें। दो पूर्णांकों का अंतर सदैव एक पूर्णांक ही होता है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि दो पूर्णांकों का अंतर एक पूर्णांक ना हो। आप कोई भी एग्जाम्पल से प्रूव कर ही नहीं सकते, ये गलत। मैं आगे भी लिख देता हूं, दो पूर्णांकों का अंतर सदैव एक पूर्णांक होता है। ये देखिए मैंने लिखी लाइन, दो पूर्णांकों का अंतर सदैव एक पूर्णांक होता है। इसका मतलब क्या है? इसमें तो सारे ही क्रमिक युग्म आएंगे, यानी a और b चाहे कोई भी पूर्णांक हो, उनके जितने भी क्रमिक युग्म बनेंगे वो सब इसमें आ जाएंगे। यानी इनकी कोई लिमिट ही नहीं है, तो फिर अनंत हो गए, क्योंकि पूर्णांक की कोई लिमिट ही नहीं होती, वो अनंत होते हैं। आप कोई से पूर्णांक ले लें, उनका अंतर पूर्णांक ही आएगा, चाहे वो माइनस का है चाहे प्लस का है। हाँ, अब आती है ये बात, तो फिर इसका प्रांत क्या होगा और इसका परिसर क्या होगा? देखिए क्वेश्चन में यही बात लिखी है, आर के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो चलिए मैं यहां लिख देता हूं। अब आप लोग यही सोचेंगे इसमें तो सारे ही आ रहे हैं, तो फिर इसका प्रांत क्या होगा, इसका परिसर क्या होगा? इसका मतलब क्या है? ए कोई भी पूर्णांक हो सकता है, और कोई भी पूर्णांक का मतलब ए बिलोंग्स टू जेड, ये तो जेड ही हो गया फिर, क्योंकि जेड में सारे ही पूर्णांक आते हैं, तो जिसका प्रांत हो गया वो जेड हो गया। अब आता है परिसर की बात, तो दो पूर्णांकों का अंतर वो भी कोई भी पूर्णांक हो सकता है, यानी ये जो हमारा उत्तर निकल के आएगा ये भी कोई ना कोई पूर्णांक ही होगा जो इसको बिलोंग भी करेगा। इसका मतलब जो परिसर आपका आएगा वो भी जेड हो गया। ये भी कंप्लीट। अगर आपसे देखिए एक बात कहें, अगर माइनस ना हो, मान लीजिए ये कह रहे कि a प्लस बी, तो दो पूर्णांकों का योगफल भी तो एक पूर्णांक ही होता है, तो भी उत्तर यही आएगा, क्योंकि उसमें सारे ही क्रमिक युग्म बनेंगे, उसका प्रांत भी यही होगा जेड और परिसर भी यही होगा। तो ये देखिए मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया। ये जितने भी क्वेश्चन थे देखिए संबंध के, वो मैंने आपको बताया प्रश्नावली 2.2 में। अब देखिए जो अगली प्रश्नावली है 2.3, जिसमें मुझसे देखिए कई लोगों ने कहा भी था कि सर डोमेन और रेंज बताएं, वो आपको अगली प्रश्नावली में देखना है, जो कि है फलन। वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।